वेलकम टू इंस्पायर फिजिक्स क्लासेस फ्रेंड्स। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का पार्ट नंबर 2, यानी दोस्तों हमारा जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है इसका सेकंड पार्ट आज अपन लेकर के आ गए हैं। इससे दोस्तों जो पहले वाला पार्ट है इसके अंदर हमने जो पहले वाले 23 क्वेश्चन है उनको कंप्लीट कर लिए हैं और आज की इस वीडियो में अपन करेंगे 24 से आगे की क्वेश्चन है। दोस्तों इस यानी हमारी जो सीरीज है इसके अंदर अपन इलेक्ट्रॉन, फोटोन, प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं जो एक्स किरणों से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे हुए हैं और अब आने वाले एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, दोस्तों उस सभी क्वेश्चनों को अपन इस सीरीज में कर रहे हैं। तो इसका पार्ट नंबर पूर्ण हो चुका है, ये हमारा पार्ट नंबर 2। तो देखते हैं इसका पार्ट नंबर 2 के अंदर दोस्तों हमारा जो 24वां क्वेश्चन है, 24वें क्वेश्चन में क्या दिया कि धनात्मक किरणों में होते हैं इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, धनाभिषिक्त आयन या विद्युत चुंबकीय तरंगे। दोस्तों आपको बताना कि हमारे जो धनात्मक तरंगे होती हैं या पॉजिटिव रेज होती हैं उसके अंदर बताना कि कौन से यानी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं या न्यूट्रॉन पाए जाते हैं या धनात्मक आयन होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। याद रखना दोस्तों जो हमारे धनात्मक किरणें होती हैं उसके अंदर धनाभिषिक्त आयन पाए जाते हैं और दोस्तों हमारी जो कैथोड रेज होती है यानी कैथोड किरणें उसे अपन ऋणात्मक किरणें भी कहते हैं यानी नेगेटिव रेज भी कहते हैं। उसके अंदर दोस्तों हमारा जो इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन पुंज से वह बनी होती है। दोनों को याद रखना। दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन ये पूछा था कि कैथोड की खोज किसने की थी। दोस्तों याद रखना जो हमारी कैथोड किरणें होती हैं इनकी खोज की थी हमारे विलियमसन कुर्क ने और जो हमारे धनात्मक किरणें हैं उनकी खोज की थी थॉमसन ने। दोस्तों इनकी खोज किस प्रकार से की जाती है वो भी मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। एंड दोस्तों हमारी कोई भी एक विसर्जन नली होती है उसके अंदर कैथोड एवं एनोड को एक उच्च वोल्टेज देते हैं और उनके मध्य में दोस्तों जो प्रेशर 10⁻⁻² mmHg अपन कर देते हैं। तो यहाँ से दोस्तों हमारे इलेक्ट्रॉन है वो तरंगों के रूप में निकलने लग जाते हैं। उन तरंगों को दोस्तों अपन कहते हैं कैथोड किरणें। दोस्तों कैथोड किरणें की ये खोज की थी हमारे एक विलियमसन क्रुक ने। फिर दोस्तों क्या करते हैं इसका जो प्रेशर है उसको और कम कर देते हैं और अपन कर देते हैं 10⁻⁻3। फिर क्या करते हैं कि दोस्तों ये जो इलेक्ट्रॉन है ये तो इधर या की स्पीड से निकलने लग ही जाएंगे, लेकिन दोस्तों एक यानी और कण होते हैं जो में इस विपरीत दिशा में इसका छेद करते हुए इधर निकलते हुए दिखाई देते हैं। वो क्या होता है कि दोस्तों इधर तो हमारे नेगेटिव किरणें गति करते हैं इलेक्ट्रॉन से और दोस्तों इधर जो यानी गति कर रहे हैं वो हमारे होते हैं धनाभिषिक्त आयन और दोस्तों इसी आयनों के द्वारा तरंगे उत्पन्न होती हैं उसे अपन कहते हैं धनात्मक तरंगे। तो याद रखना दोस्तों हमारी जो धनात्मक किरणें होती हैं उसके अंदर धनावेशित आयन होते हैं और दोस्तों हमारे जो कैथोड किरणें होती हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब देखते हैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों हमारा जो 25वां क्वेश्चन है इसके अंदर क्या दिया हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान है, यह किससे ऊर्जा प्राप्त करेगा। दोस्तों आपको क्या बताना कि हमारा कोई भी एक इलेक्ट्रॉन है वह विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र यानी यहाँ पर दोनों क्षेत्र हैं, इन दोनों में यदि प्रवेश करता है तो दोस्तों इस यानी ऊर्जा प्राप्त हो जाती है, इसकी वेलोसिटी का मान बढ़ जाता है। तो आपको बताना कि यह ऊर्जा विद्युत क्षेत्र से प्राप्त करता है या चुंबकीय क्षेत्र से प्राप्त करता है या दोनों से कराता है या उपरोक्त सभी से। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। याद रखना दोस्तों कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है यदि इसको अपन विद्युत क्षेत्र में आरोपित करते हैं तो विद्युत क्षेत्र में क्या होता है कि दोस्तों यदि विद्युत क्षेत्र इसकी विपरीत डायरेक्शन में है तो इसको इसकी डायरेक्शन में दोस्तों एक फोर्स लगता है और यह बल लगने के कारण इसकी वेलोसिटी का मान बढ़ जाता है, इनकी उससे ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। लेकिन दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है कि चुंबकीय क्षेत्र में दोस्तों कोई भी यदि आवेशित कण प्रवेशित करता है तो उसकी ऊर्जा का मान परिवर्तित नहीं होता, नहीं वेलोसिटी वही होती है, लेकिन दोस्तों यह वर्तीय पथ पर गति करने लग जाता है क्योंकि जो तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र होता है उसके अंदर तो फोर्स लगता है वो है वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगता है। तो इसके कारण दोस्तों इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होती है, इनकी इसकी एनर्जी वही होती है लेकिन यह वर्तीय पथ पर गति करने लग जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों में जो ऊर्जा प्राप्त होती है या वेलोसिटी में जो परिवर्तन होता है वो होता है विद्युत क्षेत्र में। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो 26वां क्वेश्चन है इसमें क्या दिया है कि निम्न में से किसका विशिष्ट आवेश अधिकतम होता है। दोस्तों यहाँ पर आपको 4 कण दिए हुए हैं तो इनमें से बताना कि ऐसा कौन सा कण है जिसका विशिष्ट आवेश होता है दोस्तों वह अधिकतम होता है यानी मैक्सिमम होता है। तो दोस्तों अपन जानते हैं जो हमारा स्पेसिफिक चार्ज होता है उसका फॉर्मूला Q/m होता है, यानी दोस्तों जिसका द्रव्यमान सबसे कम होगा उसके लिए हमारा जो विशिष्ट आवेश है अधिकतम होगा और जिसका चार्ज अधिकतम होगा उसके लिए भी ये हमारा अधिकतम होता है। तो दोस्तों अपन जानते हैं जो प्रोजेट्रॉन होता है उसका दोस्तों जो द्रव्यमान होता है वो हमारा सबसे
सबसे कम होता है। तो दोस्तों जिसके लिए द्रव्यमान सबसे कम होगा उसके लिए दोस्तों हमारा जो विशिष्ट आवेश घनत्व हो जाएगा वो मैक्सिमम हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। दोस्तों आपको पता होना ये पॉजिट्रॉन क्या होते हैं। दोस्तों हम जानते हैं जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर जो आवेश पाया जाता है वो माइनस के 1.6 इंटू 10⁻⁻19 पाया जाता है और इसका द्रव्यमान होता है 9.1 गुणा 10⁻31 होता है। दोस्तों पॉजिट्रॉन होता है वह इसी का यानी पॉजिटिव पार्ट होता है, यानी दोस्तों इस पर जो आवेश पाया जाता है वो पॉजिटिव पाया जाता है और इलेक्ट्रॉन के बराबर पाया जाता है। इसका मास भी इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, तो इसके कारण अपन इसको पॉजिट्रॉन कहते हैं। और हम जानते हैं दोस्तों हमारा जो प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वह है इलेक्ट्रॉन से अधिक होता है, यानी दोस्तों इसके इलेक्ट्रॉन से अधिक होने के कारण इसका जो विशिष्ट आवेश अधिकतम हो जाएगा वो इससे कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। एंड जो विशिष्ट आवेश अधिकतम होगा वो किसके लिए होगा, पॉजिट्रॉन के लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो 27वां क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हो कि द्रव्य तरंगों का विचार प्रतिपादन किया था। यानी दोस्तों हमारी जो द्रव्य तरंगे होती हैं, द्रव्य तरंगे दोस्तों आपको पता होगा, यानी हमारा जो डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य वैज्ञानिक है उन्होंने क्या कहा था, यानी दोस्तों हमारी प्रकृति में जितने भी पदार्थ हैं यदि दोस्तों यह किसी वेग से यानी यदि वेलोसिटी कर रहे हैं यानी किसी वेलोसिटी से गतिशील है तो दोस्तों यानी हर हमारा जो पदार्थ है वह तरंग होती है। यानी कोई भी पदार्थ यदि किसी वेलोसिटी से गति कर रहा है तो यह एक तरंग का रूप होता है और इसी तरंग को दोस्तों इसने यानी द्रव्य तरंगे या डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य कह दिया। तो दोस्तों इस प्रकार से जो द्रव्य तरंगे होते हैं इसका जो विचार प्रतिपादन किया था वो किया गया था डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी डी ब्रोगली जो हमारे वैज्ञानिक है उन्होंने द्रव्य तरंगों के बारे में बताया। अब आपके लिए 28वां क्वेश्चन है, आपके लिए दोस्तों जो हमारा 28 क्वेश्चन है इसमें क्या दिया हो कि द्रव्य तरंगों के यानी द्रव्य के साथ तरंग संगलित होती है जब पदार्थ स्थिर रहता है, जब द्रव्य केवल प्रकाश के वेग से गतिमान होता है या जब वह किसी वेग से गतिमान होता है या उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों आपको बताना कि जो हमारे कोई भी द्रव्य होता है यानी कोई भी पदार्थ है उससे दोस्तों जो हमारी तरंग होती है उससे तरंग यानी कैसे कब संगलित होती है। तो दोस्तों हमारा जो डी ब्रोगली वैज्ञानिक है, जो हमारी जो डी ब्रोगली की दोस्तों हमारी जो अवधारणा है उसके अनुसार दोस्तों उसने क्या कहा था, यानी कोई भी हमारी प्रकृति में कोई भी पदार्थ हो यदि वह किसी भी वेलोसिटी यानी वी से यानी गतिशील है तो दोस्तों हर पदार्थ हमारी एक तरंग का रूप होती है। तो इस प्रकार से द्रव्य के साथ दोस्तों हमारी तरंग संगलित होती है वह कब होती है, जब वह किसी भी वेग से गतिमान हो। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी दोस्तों जरूरी नहीं है कि वह प्रकाश के वेग से ही गतिशील हो, यदि प्रकाश के वेग से कम या अधिक वेलोसिटी से भी वह गतिशील है तो दोस्तों वह हमारा एक तरंग का रूप होगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब देखते हैं आपके लिए 29वां क्वेश्चन है, हमारा जो 29वां क्वेश्चन है इसमें क्या दिया है कि वी वेग से गतिशील एम द्रव्यमान के एक कण को से संबंध डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य होगी। यानी दोस्तों आपको क्या दिया हो कि आपका एक एम द्रव्यमान का कण है, यदि यह वी वेग से गतिशील कर रहा है तो दोस्तों ये एक तरंग का रूप होगी। तो इस तरंग है तो दोस्तों इसकी जो हमारी तरंग दैर्ध्य है वह भी होगी। तो आपको बताने की इसकी जो हमारी तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ होगी वो कितनी होगी। तो दोस्तों हमारा जो डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य है उन्होंने बताया था कि यानी कोई भी यदि कण है यदि यह v वेलोसिटी से गति कर रहा है तो दोस्तों इसकी जो तरंग दैर्ध्य लैम्डा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है h अपॉन में mv, या इसको अपन h अपॉन में p भी लिख सकते हैं, लेकिन दोस्तों हम mv में दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। दोस्तों याद रखना कोई भी हमारा पदार्थ है यदि यह v वेलोसिटी से गति कर रहा है और इसका द्रव्यमान m है तो यह तरंग का रूप होगा और इस तरंग की जो हमारी वेवलेंथ होगी यानी जो तरंग दैर्ध्य होती है वो होती है हमारी h अपॉन में mv। दोस्तों ये जो h होता है यहाँ पर एक प्लांक नियतांक होता है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो 30 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें क्या दिया हो कि प्रोटॉन अल्फा कण इलेक्ट्रॉन के लिए E अपॉन m के अनुपात का क्रम है। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या बताना है कि आपके पास एक प्रोटॉन है, एक अल्फा कण है और एक इलेक्ट्रॉन है। इन तीनों के लिए दोस्तों आपको बताना है कि हमारा जो विशिष्ट आवेश होता है उसका क्रम होगा वो कौन सा होगा इन तीनों ऑप्शन में दिए हुए अनुसार। तो दोस्तों हम जानते हैं जिसके लिए हमारा मास का मान सबसे कम होगा उसके लिए दोस्तों हमारा विशिष्ट आवेश अधिकतम हो जाएगा और जिसके लिए यह न्यूनतम होगा उसके लिए विशिष्ट आवेश घनत्व अधिकतम हो जाएगा। तो दोस्तों हम जानते हैं जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है उसका दोस्तों मास होता है वो हमारा सबसे कम होता है और दोस्तों इससे अधिक जो मास होता है वो हमारा प्रोटॉन को होता है और सबसे अधिक मास होता है हमारा अल्फा कण को होता है, क्योंकि दोस्तों अल्फा कण पर जो मास पाया जाता है वो प्रोटॉन का 4 गुना पाया जाता है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि दोस्तों यदि हमारा इलेक्ट्रॉन के लिए जो द्रव्यमान का मान सबसे कम है तो इसके लिए जो विशिष्ट आवेश घनत्व हो जाएगा वो सबसे अधिक हो जाएगा। फिर उसके बाद में दोस्तों हमारा प्रोटॉन के लिए हो जाएगा और सबसे अधिक दोस्तों हमारा मास है वो अल्फा कण है, तो सबसे कम जो विशिष्ट आवेश घनत्व हो जाएगा वो हमारा अल्फा कण को जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों इन तीनों का क्रम ये होगा, ये में दिया हो ऑप्शन नंबर ए में। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला।
अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए जो 31 क्वेश्चन है इसमें क्या दिया हो कि एक फोटोन इलेक्ट्रॉन और यूरेनियम नाभिक के सभी की समान तरंग दैर्ध्य है तो इनमें से किसके सबसे ऊर्जा अधिकतम होगी। यानी दोस्तों आपको क्या दिया हो कि आपके पास एक फोटोन है, एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरा दोस्तों एक यूरेनियम नाभिक है। तो आपको बताना कि इसकी जो वेवलेंथ है दोस्तों तीनों की समान दी हुई है। तो हमें बताना कि इसकी जो ऊर्जा होगी यानी दोस्तों किसकी ऊर्जा अधिकतम होगी और किसकी ऊर्जा कम होगी। तो दोस्तों हम जानते हैं दोस्तों, याद रखना, जो हमारा वेवलेंथ का जो फॉर्मूला होता है, यदि कोई कण है, यदि उसकी एनर्जी ई है और इसका मास एम है, तो दोस्तों हमारा जो वेवलेंथ का जो फॉर्मूला होता है इसका ये फॉर्मूला होता है 2me। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो फॉर्मूला होता है वो H/P होता है इससे पहले वाले क्वेश्चन में। और हम जानते हैं दोस्तों हमारा जो एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो P²/2m होता है। तो यहाँ से दोस्तों अपन P का मान निकालते हैं तो हमें √2me प्राप्त होता है। तो हमने यही किया है कि जो हमारा जो P की जगह हमने क्या रख दिया, 2√2me। यदि दोस्तों इसके लिए लेमडा का मान समान है और हम जानते हैं प्लांक नियतांक हमारा एक कांस्टेंट रहता है, तो यहाँ से अपन देखते हैं कि जो हमारे दोस्तों जो एनर्जी होती है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है एम की। यानी दोस्तों इस इक्वेशन को अपन सोल्व करेंगे तो यदि एम को अपन इधर लेकर के आते हैं, यदि ई को यहीं पर रखते हैं, तो अपन पाते हैं जो हमारा यानी दोस्तों एनर्जी होती है वो द्रव्यमान की व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो दोस्तों जिसका जो द्रव्यमान होगा सबसे कम होगा उसकी दोस्तों एनर्जी हो जाएगी वो सबसे अधिकतम हो जाएगी। तो दोस्तों याद रखना हमारा जो फोटोन होता है उसका जो मास होता है वह इलेक्ट्रॉन से और यूरेनियम से यानी तीनों से कम होता है। तो इसके कारण इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी सबसे अधिकतम ऊर्जा किसकी होगी, फोटोन की होगी। क्योंकि दोस्तों हमारा जो फोटोन होता है इसका जो विराम द्रव्यमान होता है वो शून्य होता है। यानी विराम द्रव्यमान आपको पता होगा कि दोस्तों इसका शून्य होता है। तो इसके कारण दोस्तों इसका द्रव्यमान सबसे कम होने के कारण इसकी जो एनर्जी हो जाएगी वो सबसे अधिक हो जाएगी, क्योंकि जो एनर्जी होती है वो मास के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो 32 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हो कि इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के बढ़ने से उससे संबंध तरंग उससे संबंधित तरंग की तरंग दैर्ध्य बढ़ जाती है, कम हो जाती है। तरंग दैर्ध्य गतिज ऊर्जा पर निर्भर नहीं करती या उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों मैं क्या दिया कि आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, यदि इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ा देंगे यानी अपन ई का मान बढ़ा देंगे, तो आपको बताना है कि इससे संबंधित जो तरंग दैर्ध्य है उसका मान किस प्रकार से चेंज होगा। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि जो तरंग दैर्ध्य का जो फॉर्मूला होता है ऊर्जा के पदों में, तो वो हमारा कितना होता है, H/√2me होता है। तो यहाँ से दोस्तों अपन देखते हैं कि जो हमारा जो वेवलेंथ है वो √e के व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहाँ से अपन देखते हैं कि यदि दोस्तों हमें एनर्जी का मान अपन बढ़ा रहे हैं तो दोस्तों इसकी जो वेवलेंथ का मान होगा वो कम हो जाएगा, क्योंकि यही इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इस प्रकार से दोस्तों इसकी समांतर दैर्ध्य है उसका मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम से से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों अब आपकी एग्जाम हो आपके नज़दीक आने आ ही रही है। नहीं दोस्तों एक एक ही दिन भी कम हो रहा है दोस्तों, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों आपकी जो एग्जाम है वो फिक्स 18 अप्रैल से स्टार्ट होने वाली है एयरफोर्स की। और दोस्तों कोस्ट गार्ड की यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसकी भी एग्जाम दोस्तों हमारी 17 मार्च से लगभग स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों आपको अब रेगुलर अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर लेना है, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको एक कल मोटिवेशन का वीडियो भी दिया था, उसके अंदर आपने देखा होगा कि दोस्तों अपन कितना पढ़ाई कर रहे हैं ये डिपेंड नहीं करता। दोस्तों अपने को ये भी देखना होता है कि हमारे जो अगल बगल के दोस्त हैं वो कितनी पढ़ाई कर रहे हैं। दोस्तों हमें हम हमेशा उससे ही यदि अपन अधिक पढ़ाई करेंगे तो ही हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन होगा, अन्यथा दोस्तों वो हमसे आगे निकल जाएंगे। तो दोस्तों आप सभी से निवेदन है कि आप मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ दोस्तों वो आपकी एग्जाम से रिलेटिव ही हैं और आपको हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से करना है। और दोस्तों आप रेगुलर लग जाए, क्योंकि दोस्तों हमारा जो मिशन 2021 है इसको हमें यानी दोस्तों 100% ही अचीव करना है। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या दिया हो कि एक प्रोटॉन तथा एल्फा कण की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य समान है तो इनके वेगों की निष्पत्ति है। दोस्तों आपको क्या दिया हो कि आपके पास एक प्रोटॉन है और दूसरा एल्फा कण है। दोस्तों इनकी जो हमारी तरंग दैर्ध्य का मान है वो दोनों के लिए समान है। तो आपको बताना है कि यानी कि वेगों का अनुपात क्या होगा, इनकी वेगों का रेशियो आपको बताना है। तो दोस्तों अपन जानते हैं कि जो हमारा तरंग दैर्ध्य का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा H/mv होता है या H/p होता है। यदि दोस्तों इन दोनों के लिए वेवलेंथ का मान यानी समान दिया हुआ है तो हमें यहाँ से देखते हैं कि हमारा जो वेलोसिटी का मान हो जाएगा दोस्तों वह द्रव्यमान की व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा जो प्रोटोन की वेलोसिटी एवं एल्फा की जो वेलोसिटी का अनुपात हो जाएगा वो m(α/mp) हो जाएगा। और हम जानते हैं दोस्तों हमारा जो एल्फा का जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन की यानी 4 गुना होता है, यानी 4 mp होता है। और नीचे हो जाएगा हमारा mp प्रोटॉन का द्रव्यमान, तो mp से mp कैंसिल हो जाएगा, इसका अनुपात तो प्राप्त हो गया 4/1। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। यानी दोस्तों प्रोटॉन एवं जो हमारा एल्फा कण है यदि इसकी डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य समान है तो इनकी जो वेगों की निष्पत्ति हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 4:1। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है
हमारा जो 34वां क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हो कि विकिरण की द्वैत प्रकृति दर्शाई जा सकती है। दोस्तों हमारा जो डी ब्रोगली वैज्ञानिक है, उन्होंने क्या बताया था कि कोई भी हमारी जो तरंग होती है, दोस्तों वह द्वैत प्रकृति की होती है। यानी दोस्तों उसके अंदर कण प्रकृति भी पाई जाती है और यानी तरंग प्रकृति भी पाई जाती है। दोस्तों उन्होंने किस प्रकार से सिद्ध किया, उन्होंने दोस्तों एक जो हमारा प्रकाश विद्युत प्रभाव है, उसके माध्यम से बताया कि दोस्तों हमारी जो तरंग होती है, उसकी जो प्रकृति होती है, वो कण प्रकृति होती है। फिर दोस्तों हमारा जो आपने पढ़ा होगा कि जो विवर्तन, उसके अंदर दोस्तों अपन तरंग लेते हैं, यानी दोस्तों कोई भी हमारा जो किरण लेते हैं, प्रकाश लेते हैं, उसको अपन क्या लेते हैं, तरंग मानकर के उपयोग में लेते हैं, यानी विवर्तन यानी तरंग के रूप में ही होता है। तो दोस्तों यदि किसी तरंग है, यदि वह विद्युत प्रभाव भी दर्शा रही है और विवर्तन भी दर्शा रही है, तो इन दोनों के माध्यम से दोस्तों हमें यह पता चल जाता है कि यह जो विकिरण है, उसकी द्वैत प्रकृति पाई जाती है, यानी दो प्रकृति पाई जाती है, कण प्रकृति एवं तरंग प्रकृति। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, क्योंकि दोस्तों हमारा जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है, इससे तो हमारी कण प्रकृति सिद्ध होती है और जो विवर्तन होती है, उससे हमारी तरंग प्रकृति सिद्ध होती है। तो दोस्तों जो विकिरण होगी, इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, क्योंकि दोस्तों अपन ने केवल विवर्तन यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव के द्वारा अपन इसको नहीं दर्शा सकते। यदि दोस्तों हमारा जो अपवर्तन और विवर्तन द्वारा यदि इसको प्रदर्शित करेंगे, तो दोस्तों इन दोनों ही हमारी तरंग प्रकृति सिद्ध होती है और इन दोनों भी ही तरंग प्रकृति सिद्ध होती है। यानी कण एवं जो तरंग होती है, वो होती है हमारी ऑप्शन नंबर डी वाले में। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, जो 35वां क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है कि एम साहित्य का एक इलेक्ट्रॉन जब विभवांतर से त्वरित होता है तो डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य लैम्डा रखता है। समान विभवांतर से त्वरित एम साहित्य के प्रोटॉन की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य होगी। दोस्तों आपको दिया हुआ कि आपके पास एक एम द्रव्यमान का इलेक्ट्रॉन है, यदि इसको विभवांतर से त्वरित करते हैं तो इसकी जो तरंग दैर्ध्य है वो हमें लैम्डा प्राप्त होती है। यदि दोस्तों कैपिटल एम द्रव्यमान का कोई एक प्रोटॉन है, उसको उसी विभवांतर से त्वरित किया जाता है, तो आपको बतानी इसकी तरंग दैर्ध्य कितनी हो जाएगी। तो आपको पता होगा दोस्तों हमारा जो तरंग दैर्ध्य का जो फॉर्मूला होता है, वो एच अपॉन में 2√me होता है, यानी ई एम या एम ई। तो दोस्तों हम जानते हैं यदि कोई हमारा कण है, यदि इस पर आवेश क्यू है और इसको वी वोल्टेज से त्वरित किया जाता है, तो इसकी एनर्जी होती है हमारी क्यू वी होती है। तो यहाँ से दोस्तों हमारे जो वेवलेंथ का जो फॉर्मूला हो जाएगा, यदि दोस्तों अपन ई की जगह अपन क्यू वी रखेंगे, तो ई की जगह यदि अपन क्यू वी रखते हैं तो हमारा ये फॉर्मूला प्राप्त हो जाता है। हम जानते हैं दोस्तों इलेक्ट्रॉन एवं हमारा जो प्रोटॉन होता है, उसके लिए क्यू का मान समान है और हमें दोस्तों विभवांतर भी हमें समान दिया हुआ है। तो फिर अपन देखते हैं कि दोस्तों हमारा जो वेवलेंथ है, वो हमें व्युत्क्रमानुपाती हो जाती है रूट एम की। ये दोस्तों हमारी जो वेवलेंथ है, वो रूट एम की व्युत्क्रमानुपाती है, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से अपन देखते हैं कि हमारे दोस्तों जो लेमडा 2 अपॉन में लेमडा 1 का मान हमें कितना प्राप्त हो जाता है। ऊपर तो जाएगा दोस्तों हमारा रूट एम 1 और नीचे जाएगा रूट एम 2। और हमें क्या दिया कि दोस्तों हमारी जो लेमडा 1 का मान दोस्तों में क्या दिया हुआ है, यानी लेमडा 2 का मान हमें निकालना है और लेमडा 1 का मान दोस्तों में लेमडा दिया हुआ है और एम 1 का मान दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा, एम 1 का मान स्मॉल एम और एम 2 का मान हो जाएगा कैपिटल एम। तो यहाँ पर दोस्तों नीचे जाएगा कैपिटल एम। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको जो लेमडा 2 का मान हमारा प्राप्त होगा, वो कितना प्राप्त होगा, लेमडा ऊपर हो जाएगा स्मॉल एम और नीचे जाएगा कैपिटल एम। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। एंड दोस्तों हमारे जो प्रोटोन की तरंग दैर्ध्य कितनी प्राप्त हो गई हमें, लेमडा और अंडर रूट के एम अपॉन में एम। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब देखते हैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों हमारा जो 36वां क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हुआ कि यदि एल्फा कण को वी विभवांतर से त्वरित किया जाता है तो डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का मान होगा। दोस्तों में क्या दिया हो कि आपके पास एक एल्फा कण है, यदि इसको वी विभवांतर से त्वरित कर दिया जाता है, तो आपको बताना है कि जो हमारे डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य होगी उसका मान कितना होगा। तो मैंने दोस्तों इसका तरंग दैर्ध्य का जो फॉर्मूला बताया है, यानी वी के पदों में, वो मैंने बताया था कि इसका मान होता है एच अपॉन में रूट 2m³ होता है। तो यहाँ से दोस्तों अपन देखते हैं कि हमारा जो प्रोटो यानी एल्फा कण का दोस्तों आवेश का मान भी मैंने ज्ञात है कितना होता है और द्रव्यमान का मान भी इससे पता है, एस का मान भी पता है। यदि तो इन तीनों को मान को यदि अपन रखते हैं तो दोस्तों रख करके यदि कैलकुलेशन करेंगे तो ये बहुत बड़ा आ जाएगा। तो दोस्तों इसका जो डायरेक्ट मान है वो आपको याद रखना होगा। जो एल्फा कण के लिए दोस्तों इसका जो मान होता है वो 0.101 अपॉन में अंडर रूट के वी होता है। यानी कोई भी एल्फा कण है, यदि इसको वी विभवांतर से अपन त्वरित करते हैं तो इसके लिए दोस्तों जो तरंग दैर्ध्य का मान ये होता है। दोस्तों 3 कणों के लिए इसका मान आपको डायरेक्ट रखना होगा। हमारे दोस्तों हमारा जो इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए इसका मान होता है 12.27। यानी दोस्तों उस फॉर्मूले पर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और इलेक्ट्रॉन का आवेश का मान रखते हैं, तो हमें जो यानी फाइनल आंसर प्राप्त होगा वो ऑप्शन नंबर बी वाला। और दोस्तों प्रोटॉन के लिए होता है 0.287 अपॉन में रूट वी। तो इस प्रकार से दोस्तों याद रखना है, तीनों मान आपको डायरेक्ट पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो जो हमारा एल्फा कण के लिए होता है वो होता है 0.101 और इलेक्ट्रॉन के लिए होता है 12.27। और दोस्तों यानी हमारा जो
प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन के लिए होता है 0.287। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा जो 37 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हुआ कि डी ब्रोगली की परिकल्पना के अनुसार इलेक्ट्रॉन है। दोस्तों हमारे जो डी ब्रोगली वैज्ञानिक है, उन्होंने एक परिकल्पना दी थी, तो उसके अनुसार आपको बताना है कि जो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो कण प्रकृति का है, तरंग प्रकृति का है या दोनों प्रकृति का। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। यानी हमारा जो डी ब्रोगली वैज्ञानिक है, उन्होंने दोस्तों प्रकृति में जो भी कण होते हैं उन्हें बताया था कि यदि यह किसी भी वेलोसिटी से गतिशील है, तो दोस्तों यह एक तरंग के रूप में होते हैं, यानी इसमें एक तरंग संकलित होती है। तो इस प्रकार से दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन को यदि उन्होंने बताया था वो तरंग प्रकृति के बताया था। लेकिन यदि दोस्तों आपको पूछ लिया जाए तो कि हमारे जो प्रत्येक यानी कण है वो कौन सी प्रकृति का होता है, तो दोस्तों याद रखना जो हमारा प्रत्येक कण है वो द्वैत प्रकृति बताई थी इस वैज्ञानिक ने, वो होती है यानी ए व बी दोनों। तो दोस्तों यदि आप लोगों को डी ब्रोगली परिकल्पना के अनुसार तो दोस्तों यह तरंग प्रकृति का होता है। यदि दोस्तों आपको वास्तव में पूछा जाए यानी हमारा जो वातावरण में वास्तव में जो प्रत्येक कण होते हैं वो दोस्तों द्वैत प्रकृति रखते हैं, यानी कण प्रकृति एवं तरंग प्रकृति दोनों रखते हैं। तो दोस्तों आपने जो रे ऑप्टिक्स पढ़ा है यानी अपवर्तन विवर्तन, उसके हिसाब से दोस्तों ये हमारे यानी तरंग प्रकृति के होते हैं। और दोस्तों हमारा जो प्रकाश विद्युत प्रभाव होता है उसके अनुसार ये कण प्रकृति के होते हैं। तो दोस्तों हमारा जो डी ब्रोगली वैज्ञानिक ने यानी सभी कणों को क्या बताया था, तरंग प्रकृति का बताया है। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो 38वां क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हुआ है कि यदि एक कण समान वेग से गतिशील हो तो अधिकतम डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य का मान होगा। दोस्तों आपको क्या दिया हुआ कि यदि एक कण है, यदि वह समान यानी वेलोसिटी से गति कर रहा है, यानी समान वेग से गति कर रहा है, तो अधिकतम यानी दोस्तों हमारी जो तरंगदैर्ध्य होगी वो किसकी होगी, न्यूट्रॉन की होगी, प्रोटॉन की होगी, अल्फा कण की होगी या बीटा कण की होगी। तो दोस्तों हम जानते हैं हमारा जो लैम्ब्डा का जो फॉर्मूला होता है वो एच अपॉन में एम वी होता है। तो यदि दोस्तों इन सभी की वेलोसिटी का मान बराबर है तो दोस्तों अपन जानते हैं जो तरंग दैर्ध्य हो जाएगी वो हमारा द्रव्यमान की व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगी। तो यहाँ से अपन देखते हैं कि दोस्तों जिसका द्रव्यमान सबसे कम होगा उसके लिए द्विब्रोगली तरंग दैर्ध्य अधिकतम हो जाएगी। तो दोस्तों याद रखना दिए गए कण में जो हमारा जो बीटा कण होता है दोस्तों उस पर कोई भी मास नहीं होता है, यानी इसका मास नगण्य होता है। तो इसके कारण दोस्तों बीटा कण के लिए जो तरंग दैर्ध्य का मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो 39 क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हुआ है कि यदि एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन समान तरंगदैर्ध्य की तरंगों के रूप में संचित होते हैं तो इसका अर्थ है कि ऊर्जा समान है, समान वेग है या यानी समान संवेग है या समान वेग है या कोणीय वेग समान है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। क्योंकि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो लैम्ब्डा का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों एक फॉर्मूला होता है एच अपॉन में टी, या ये होता है हमारा एच अपॉन में एम वी, या इसको अपन में इस प्रकार भी लिख सकते हैं एच अपॉन में रूट टू एम ई। यदि दोस्तों यानी हमारा जो लैम्ब्डा का मान समान है तो हम देखते हैं कि दोस्तों हमारा जो लैम्ब्डा है वो डायरेक्टली संवेग यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि लैम्ब्डा का मान यदि हमारा समान है तो यानी दोस्तों इसके संवेग का मान होगा वो भी यानी दोनों का समान होगा। दोस्तों अपन वेग समान नहीं कर सकते क्योंकि जो हमारा वेग है वो यानी हमारा मास पर भी डिपेंड करता है। दोस्तों एनर्जी को भी अपन समान नहीं बता सकते क्योंकि हमारी जो एनर्जी है वो भी मास पर डिपेंड होती है। यानी यदि मास भी यदि अपन समान हो जाएंगे तब ये दोनों समान हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर हमें केवल तरंगदैर्ध्य ही समान दिया हुआ है। तो हमारा जो संवेग का मान होगा दोस्तों दोनों के लिए समान हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो अगला क्वेश्चन है यानी 40 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा ये है तो इन दोनों कण की डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य के बीच संबंध होगा। यानी दोस्तों कहने का मतलब क्या कि आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है, यानी दोस्तों इसका जो तरंगदैर्ध्य का जो फॉर्मूला है ये होता है हमारा एच अपॉन में रूट टू एम ई। यानी दोस्तों इन दोनों के लिए दोस्तों हमारा जो इलेक्ट्रॉन है यानी दोस्तों एनर्जी का मान है वो समान दिया हुआ है यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए। और यानी दोस्तों और हमें क्या दिया हुआ है कि आप पूछा गया है कि इसकी तरंग दैर्ध्य जो संबंध होगा वो कितना होगा। तो दोस्तों हम जानते हैं जो तरंग दैर्ध्य है यदि ई का मान समान है तो यह रूट एम के व्युत्क्रमानुपाती होती है। और हम जानते हैं दोस्तों हमारा जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो प्रोटॉन से कम होता है, यानी प्रोटॉन का मास अधिक होता है। तो इसके कारण दोस्तों यही इसके व्युत्क्रमानुपाती है। तो दोस्तों हमारे जो इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य हो जाएगी वो अधिक हो जाएगी प्रोटॉन की तरंग दैर्ध्य से, क्योंकि यह द्रव्यमान की व्युत्क्रमानुपाती है तो ये चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर यानी दोस्तों अधिक किसमें दी हुई है अल्फा कण की, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। यानी दोस्तों हमारा जो अल्फा कण की जो तरंग दैर्ध्य है वो प्रोटॉन से अधिक यानी हो जाएगी क्योंकि जो प्रोटॉन का मास होता है वो अल्फा कण से अधिक होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो 41 क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हुआ कि यदि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य समान है तब इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा होगी। दोस्तों आपको क्या दिया कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है और जो प्रोटॉन है इसकी जो तरंग दैर्ध्य का मान है वो समान है, तो आपको बताना कि एनर्जी होगी। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो हमारा जो तरंग
दैर्ध्य का जो फॉर्मूला होता है वो h/2m/e का रूट होता है। यदि दोनों के लिए तरंग दैर्ध्य का मान हमें समान दिया हुआ है तो हम जानते हैं दोस्तों यहाँ से जो एनर्जी होती है वो m के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगी। जो एनर्जी हो जाएगी वो किसके व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगी? m की। यानी दोस्तों दोनों का स्क्वायर करके अपन एनर्जी को इधर लाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा और ये m हमारा यहीं पर रहेगा। तो अपन देखते हैं कि जो एनर्जी है वो m के व्युत्क्रमानुपाती है। और हम जानते हैं दोस्तों हमारा जो प्रोटॉन होता है उसका मास क्या होता है यानी कम यानी अधिक होता है इलेक्ट्रॉन से। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन की दोस्तों जो एनर्जी हो जाएगी वो प्रोटॉन से अधिक हो जाएगी क्योंकि इसका मास वो प्रोटॉन से कम है। तो एनर्जी का मान अधिक हो जाएगा प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा से। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, यानी इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा है वो प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा से अधिक होगी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो 42 नंबर का क्वेश्चन है इसमें क्या दिया हुआ कि क्रिकेट की गेंद के लिए डी ब्रोगली तंत्र है, भारी कणों के लिए यह उपयोगी नहीं है, या h/√2m/e या यानी ये दोनों वाले। दोस्तों याद रखना कोई भी पदार्थ है यदि यह कोई भी वेलोसिटी से गति कर रहा है तो दोस्तों यानी सभी पदार्थ हैं वो एक तरंग को यानी प्रदर्शित करते हैं, यानी तरंग संकलित होती है उसके अंदर। और दोस्तों उसकी जो तरंग दैर्ध्य है वो यानी कितनी बताई थी हमारे डी ब्रो वैज्ञानिक ने, वो बताई थी h/√2m/e। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए वाला नहीं कर देना क्योंकि क्या कई वजह से क्या क्या सोचते हैं कि दोस्तों हमारी जो गेंद होती है वो अधिक भारी होती है तो इसके लिए इसके यानी तरंग दैर्ध्य शामिल नहीं होगी। लेकिन दोस्तों हमारा जो डी ब्रोगली वैज्ञानिक है इन्होंने ये बताया भी था और यह सिद्ध भी किया था, यानी कोई भी पदार्थ यदि हमारा किसी वेलोसिटी से गति कर रहा है तो उसके अंदर तरंग दैर्ध्य एवं जो यानी दोस्तों तरंग के जो जितने भी कोण है वो सभी पाए जाते हैं। तो इसके कारण दोस्तों इसकी जो तरंग दैर्ध्य का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो जाएगा h/√2m/e। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब आपके लिए 43वां क्वेश्चन है। आपके लिए जो 43 क्वेश्चन है इसमें क्या दिया हुआ कि डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य लैम्डा द्रव्यमान के समानुपाती होती है या आवेग के समानुपाती होती है या आवेग की उत्क्रमानुपाती होती है या आवेग पर निर्भर नहीं करती। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो हमारे तरंग दैर्ध्य का जो फॉर्मूला होता है वो h/p होता है। और दोस्तों याद रखना जो आवेग क्या होता है कि दोस्तों हमारा जो संवेग में परिवर्तन होता है वही आवेग होता है। तो दोस्तों हमारा संवेग आवेग एक प्रकार से अपन रिलेटेड मान सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो अपन आवेग है नहीं यदि दोस्तों हमारा इसका यदि अपन मोड ले लेते हैं तो यहाँ पर आई का मोड भी लिख सकते हैं। क्या नहीं दोस्तों हमारा जो संवेग में परिवर्तन है उसी को अपन आवेग कहते हैं। तो जहाँ पर अपन संवेग है वहाँ पर आवेग भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कि जो तरंग दैर्ध्य है वो आवेग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए जो 44 क्वेश्चन है इसमें क्या दिया हुआ कि डेविसन एवं जर्मन प्रयोग से सिद्ध होता है। दोस्तों आपका जो डेविसन एवं जो जर्मन प्रयोग है उन्होंने क्या सिद्ध किया था वो आपको बताना कि प्रकाश एक तरंग प्रकृति होती है या प्रकाश कण प्रकृति होती है या दोनों प्रकृति होती है या ए व बी यानी कोई भी नहीं। दोस्तों आपको क्या दिया कि हमारा जो आपने रे ऑप्टिक्स पढ़ा है उसके अंदर पढ़ा है कि दोस्तों हमारा जो कोई भी प्रकाश यानी कोई भी विकिरण है उसकी तरंग प्रकृति को दर्शाया गया है। यानी दोस्तों तरंग प्रकृति को दर्शाया गया है, बल्कि दोस्तों हमारा जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है उन्होंने क्या कहा यानी उसके अनुसार क्या प्राप्त होता है कि इसकी यानी प्रकृति होती है वो कण प्रकृति होती है। और दोस्तों हमारे जो डी ब्रोगली थे वैज्ञानिक थे उन्होंने सभी कण को ही दोस्तों हमारी यानी तरंग प्रकृति बता दी। यानी दोस्तों पहले तो क्या हुआ कि हमारी जो तरंग थी उसी की चर्चा हो रही थी कि जो तरंग है वो पहले तो तरंग प्रकृति की होती है और तरंग कण प्रकृति भी होती है। और डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य ने क्या कहा कि यानी दोस्तों कण को भी तरंग ही बता दिया। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा जो डेविसन एवं जर्मन प्रयोग हुआ उन्होंने क्या किया कि दोस्तों उन्होंने ये किया कि जो हमारे डी ब्रोगली वैज्ञानिक या जो अन्य वैज्ञानिक है उन्होंने यानी ये बात सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं उनके सत्यापन के लिए दोस्तों एक यानी नियम किया था, एक प्रयोग किया। और उस प्रयोग में दोस्तों यानी जो डेविसन जर्मन प्रयोग है उन्होंने पाया कि दोस्तों हमारे जो कण एवं जो हमारी तरंग है वो दोनों ही एक ही है। यानी दोस्तों प्रत्येक कण है वो तरंग एवं कण यानी दोनों प्रकृति का पाया जाता है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। यानी डेविसन एवं जर्मन प्रयोग ने दोस्तों यह सिद्ध कर दिया अपने प्रयोग के द्वारा कि यानी कोई भी विकिरण है उसकी तरंग प्रकृति एवं कण प्रकृति दोनों ही पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब देखते हैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। दोस्तों आपका जो 45 नंबर का क्वेश्चन है इसमें क्या दिया हो कि यदि किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा दोगुनी कर दी जाती है तो इसकी डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य किस गुण के द्वारा परिवर्तित होगी। दोस्तों आपको क्या दिया हो कि आपके पास इलेक्ट्रॉन है इसकी जो काइनेटिक एनर्जी इसको यदि अपन दोगुना कर देंगे तो आपको बताना है इसकी जो वेवलेंथ होगी यानी डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य किस प्रकार से चेंज होगी। तो आपको पता होगा कि दोस्तों वेवलेंथ का जो फॉर्मूला होता है हमारा ये होता है h/√2m/e होता है। तो यहाँ से दोस्तों अपन जानते हैं जो वेवलेंथ है यानी λ2 में जो λ1 हो जाएगा वो हमारा √E1 √E2 हो जाएगा। और हमें दिया हुआ कि
दोस्तों E2 का मान है वो अपन पहले के पक्ष यानी दोगुना कर देंगे। यदि पहली दोस्तों हमारी ई थी तो यानी E2 का मान कितना हो जाएगा, यानी √2e हो जाएगा। दोस्तों √e से √e कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा कितना बच जाएगा, हमारा √2। तो दोस्तों यानी λ2 का मान हो जाएगा और λ1 की गुणा में यानी 1/√2 दुगुना हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। यानी दोस्तों हमारी जो तरंग दैर्ध्य हो जाएगी वो पहले से यानी परिवर्तित हो जाएगी, यानी कितनी हो जाएगी, वह यानी जो यदि पहले λ1 थी तो बाद में कितनी हो जाएगी, λ1/√2। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको दोस्तों, आज का जो लास्ट अंतिम क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या दिया हो कि एक वस्तु का द्रव्यमान m एवं इसकी गतिज ऊर्जा E है। इस वस्तु से संबंधित यानी डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य लैम्ब्डा के व्यंजक है। दोस्तों आपको क्या दिया हो कि आपके पास कोई एक कण है, उसका मास आपको m दिया हुआ है, उसकी काइनेटिक एनर्जी E दी हुई है, उसकी जो वेवलेंथ का फॉर्मूला है दोस्तों मैंने आपको बार बार बता दिया, ये तो आपको रट गया होगा। ये होता है h/√2me। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। यानी जो लैम्ब्डा का मान है, जो फॉर्मूला होता है वो h/√2me होता है। अब आज का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, ये जो अंतिम क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हुआ कि द्रव्य तरंग की तरंग दैर्ध्य किस पर निर्भर नहीं करती। दोस्तों हमें बताना है कि हमारी कोई भी जो डी ब्रोगली तरंग होती है या तरंग यानी द्रव्य तरंग होती है, उसकी जो वेवलेंथ होती है वो किस पर निर्भर नहीं करती। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि जो वेवलेंथ का जो फॉर्मूला होता है वो h/में एक तो p होता है। तो दोस्तों यहाँ पर यह संवेग पर भी निर्भर करती है। दोस्तों इसका जो फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि h/में mv होता है। तो यहाँ से अपन देखते हैं कि दोस्तों इसका जो मान होता है वो मास पर भी निर्भर करता है और वेग पर भी निर्भर कर रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार से आवेश का मान है यानी आपने कोई भी फॉर्मूले में नहीं देखा है। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। एंड दोस्तों हमारी जो वेवलेंथ होती है वो आवेश पर निर्भर नहीं करेगी। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। दोस्तों इसी के साथ हमारा आज को वीडियो है वो कंप्लीट होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ। दोस्तों हमारे जो इसके वीडियो के अंदर दोस्तों हमारे जो इलेक्ट्रॉन एवं जो हमारी जो किरणें थी एल्फा यानी दोस्तों हमारी कैथोड किरणें एवं धनावेशित किरणें, द्रव्य तरंगें, इन तीनों के यानी क्वेश्चन दोस्तों कंप्लीट हो चुके हैं और अगले वीडियो में अपन लेकर आएंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव के क्वेश्चन। तो दोस्तों आप हमारे साथ रेगुलर बने रहिए, हम आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर के आते रहेंगे और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपसे को जय हिंद।